शुरुआत करते हैं जीडीपी के डेटा से ही। और काफी सारे लोग कमेंट कर रहे सुबह वाले वीडियो पे फेक डेटा है, मैनिपुलेटेड डेटा है। देखिए, फेक मैनिपुलेटेड, अगर आपको पूरा तरीके से भरोसा है कि फेक मैनिपुलेटेड डेटा है तो आपको दूर रहना चाहिए स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों है आपने, अगर आपको लगता है कि फेक मैनिपुलेटेड डेटा है तो मत करिए। मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 100% डेड इकोनॉमी को 8% की ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इन्वेस्टेड हूं। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा उस दिन मैं निकल जाऊंगा पूरी की पूरी तरीके से। जब मुझे सरकार पे भरोसा ही बिल्कुल 0% होगा तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखूंगा। मैं देख रहा हूं कि सरकार का खुद खुद के जो नेता है उनका काफी पैसा इन्वेस्टेड है, जो अपोजिशन के नेता है उनका काफी पैसा इन्वेस्टेड है, जितने बड़े बड़े नेता है सबका काफी पैसा इन्वेस्टेड है। व्हाइट में जितना कर सकते हैं उतना ही कर रखा है उन्होंने, लेकिन इन्वेस्टेड है। मैं देख रहा हूं कि देश की बाहर की जो रेटिंग एजेंसीज है, कंपनीज है, वो पॉजिटिव अच्छी रिपोर्ट्स इंडिया के बारे में दे रही है। जो इंडिया के बाहर के इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडिया के बारे में पॉजिटिव अच्छी बातें वहां पे बताते हैं, रिपोर्ट्स अपनी लाते हैं। तो मैं जब सारी चीजें, मैं कोई एक चीज देखकर तो अपना डिसीजन बनाता नहीं है, मैं सारी चीजें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर से इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, उसको, ये इन सारी चीजों को देखकर अपना डिसीजन बनाता हूँ। और वैसे ही मेरा काम है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी अपडेट्स आ रही हैं, वो सीधा सीधा आप तक पहुंचा देना। आपका काम है उसके ऊपर एनालिसिस करना, फेक है क्या है, वो काम आपका है। एंड उसके ऊपर डिसीजन लेना भी, इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है, वो आपका है। तो वो कॉल आपका है, मेरा काम है अपडेट आप तक पहुंचा देना। मेरा व्यू जानना है तो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। हम तो देख ही रहे हैं, रुपया तो डिप्रिसिएट हुआ ही जा रहा है। ऑल टाइम लो लगा लिया है कल रुपया ने, लगभग मतलब 4-5 पैसा ही कम था 88 रुपये पर डॉलर से। तो रुपया गिरता ही जा रहा है, हम देख ही रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए ही हैं। तो लेकिन इधर का उधर, इस क्वार्टर का उस क्वार्टर में होने के कारण, कंपनीज का रिजल्ट्स भी आगे पीछे होने के कारण भी थोड़ा हमें ऊपर नीचे दिखता है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो भी हमें थोड़ा सा गिरते हुए दिखा है। जो ये एग्जैक्ट जीडीपी वाला फिगर है ये हमें उठता हुआ दिखा है। तो ऐसे में काफी सारी चीजें हैं जो आपको देखना समझना होता है। और डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब फेक, मतलब सब लोग यही कह रहे हैं फेक है, मैनिपुलेटेड है, मत करो इन्वेस्टमेंट भाई, सिंपल सी चीज है। चलिए, ये हो जाता है। अब एक सवाल आ रहा है बार बार, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स भी है कि एनएसई का जो म्यूचुअल फंड, जैसे दो एक्सचेंज है मेजर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, दोनों का अपना अपना म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। हम जो म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन करते हैं, जो खरीदते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन जो है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोसेस होती है। बॉम्बे स्टॉक के एक्सचेंज बीएसई के प्लेटफॉर्म के थ्रू और एनएसई के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी क्या हुआ है, एनएसई के प्लेटफॉर्म में थोड़ा अपडेट हुआ है और उसके बाद से एनएसई के प्लेटफॉर्म में आ रही है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे काफी सारे ब्रोकर्स वगैरह ने, की जो एसोसिएशन है, उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन किया है, आवाज उठाई है कि एनएसई का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। ब्रोकर के साथ क्लाइंट मैपिंग नहीं हो पा रही अच्छी तरीके से। जो SIP, STP, SWP का नोटिफिकेशन है, ईमेल वगैरह है, वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं जा रहा है। SIP शुरुआत करने का जो डेट है वो 1 महीने के बाद से दिख रहा है। पूरी अच्छी तरीके से क्लियरली जो नोटिफिकेशंस है सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह की, वो नहीं पहुंच पा रही है इन्वेस्टर को। और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया, आरोप क्या लगाया, मतलब ये चीज है ही, जो दिक्कत ब्रोकर्स को हो रही है अभी प्रेजेंट टाइम पे, कि जो ब्रोकर का डेटा है, जो ब्रोकर का क्लाइंट बेस का डेटा है, वो सब ब्रोकर को दिख रहा है। मतलब ऊपर ब्रोकर हुआ, उसके नीचे सब ब्रोकर हुआ। तो एनएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, वहां पे ब्रोकर के पास जितना डेटा है उतना सब ब्रोकर को पूरा डेटा दिख रहा है। तो ये एक डेटा ब्रीच हुई है और ये कह रहे हैं कि ये जो है वो चीज सही नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि एक बड़ा ब्रोकर है, उसके नीचे कई सारे छोटे छोटे सब ब्रोकर हो सकते हैं। तो सबका अपना अपना डेटा है सब ब्रोकर्स का। बड़ा जो ब्रोकर है एक्चुअल में उसके पास अलग हैवी डेटाबेस है। अब जो छोटे ब्रोकर्स है वो पूरा डेटा एक्सेस कर लेंगे ब्रोकर का, तो जितने भी इन्वेस्टर है सबका क्या SIP जा रहा है, क्या पोर्टफोलियो वैल्यू है, क्या STP हो रहा है, SWP हो रहा है, मतलब सब कुछ वो एक्सेस कर लेंगे।
तो ये जो डेटा ब्रीच है ये एक बहुत मतलब बड़ी बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। ब्रोकर एसोसिएशन ने इस पे आवाज उठाई है, फर्दर देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, कैसे बातें होती है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, क्लियर किया जाता है। लेकिन चेतावनी वाली चीज है कि ये बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है, इशू हुआ है। पैसा इधर से उधर किसी का कुछ नहीं हुआ है, कोई पैसा किसी ने फ्रॉड तरीके से रिडीम नहीं कर लिया या किसी का दूसरे का पैसा दूसरे के अकाउंट में नहीं चला गया है। ये जानकारी जो है वो इधर से उधर दिख रही है। बीएसई म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ज्यादातर तो ट्रांजेक्शन जो होती है बीएसई पे ही प्रोसेस होती है, तो बीएसई को लेकर कोई ऐसी कुछ परेशानी पहले भी नहीं आई है और ना अभी देखने को मिल रही है। ये एनएसई के अंदर ये परेशानी अभी ज्यादा देखने को मिल रही है। मोमेंटम एंड अल्फा म्यूचुअल फंड्स को लेकर काफी ज्यादा जो परेशान है वो इन्वेस्टर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों जो है दोनों की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है। और आज से एक साल पहले देखते, मतलब 2024 में देखते जून जुलाई तक, तो मोमेंटम और जो अल्फा फंड्स थे वो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप फंड्स के भी लास्ट 5 ईयर 3 ईयर के रिटर्न्स को बीट करते हुए दिख रहे थे, जो उनका इंडेक्स का डेटा है अवेलेबल। लेकिन अभी देखें तो मोमेंटम अल्फा फंड 20-20% गिरे पड़े हैं, अभी भी मार्केट रिकवरी के बाद भी 15-15% 20-20% गिरे पड़े हैं। तो इन्वेस्टर हो रहे हैं खासा परेशान। अब देखिए ये जो परेशानी वाली चीज है ना, जैसे एक साल पहले तक आप बहुत खुश थे इन फंड्स के साथ, अभी बहुत दुखी है इन फंड्स के साथ, इसको हम कहते हैं रिसेंसी बायसनेस। जो होता है रिसेंट में उसको लेके हम बस सोच लेते हैं कि अब तो यही होने वाला है। जैसे कहीं पे मान लो बाढ़ आ जाती है, एक साल आ गई बाढ़, दूसरी साल ही बाढ़ आ गई, और आपको लगेगा कि हर साल बाढ़ ही आएगी क्या? या एक प्लेन क्रैश हो जाता है, दूसरा प्लेन क्रैश, अरे अब तो प्लेन क्रैश ही होगा। ट्रेन का एक्सीडेंट कहीं पे हो जाता है, अब आपको लगातार बराबर जब भी ट्रेन में बैठोगे आपको कुछ टाइम तक डर लगते रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सब क्या होता है, रिसेंसी बायसनेस होती है। तो यही चीज स्टॉक मार्केट में तो ये और भी ज्यादा हैवी तरीके से काम करती है। जब रिटर्न अच्छा बनते रहेगा तो सब लोग सोचते रहेंगे रिटर्न अब अच्छा ही सालों साल बनता रहेगा, बीच में 6 महीना 1 साल 2 साल का खराब पीरियड आ जाएगा, सब लोग रोने लगेंगे कि अब तो खराब ही पीरियड रहेगा। देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है। और जब हम मोमेंटम फंड अल्फा फंड की बात करते हैं तो हम तो पहले ही सोच रखा है कि ये तो भाई वॉलेटाइल फंड होंगे, 8 से 10 साल का मिनिमम टाइम पीरियड है तभी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जितनी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है लंबे समय में कॉर्पस भी उतना बड़ा क्रिएट होता है। तो ऐसे में अभी जो हमें गिरा हुआ फंड दिख रहा है वो जब सिचुएशन मार्केट का चेंज होगा तो वही सबसे ज्यादा भागता हुआ भी दिखेगा। अभी जो हमें लड़खड़ाता हुआ घोड़ा दिख रहा है, जब सिचुएशन बदलेगा तो वही घोड़ा सबसे आगे सबसे तेज भागेगा। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अभी देखो जैसे एक साल पहले आपको वैल्यू फंड क्वालिटी फंड उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे मोमेंटम और अल्फा फंड के मुकाबले में वैल्यू क्वालिटी फंड कम गिरे हुए हैं। क्यों कम गिरे हुए? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही ऐसी है। फिर जब मार्केट बुल फेज में आएगा तो मोमेंटम अल्फा पीक पकड़ जाएंगे और क्वालिटी वैल्यू धीरे धीरे चलते रहेंगे। जैसे पहले धीरे चल रहे थे, अभी धीरे हैं, आगे भी धीरे रहेंगे। ठीक है, कम गिरे हैं, आगे भी कम चलेंगे। तो इसलिए डरने घबराने की इन माय ओपिनियन जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ और समझदारी से काम करना है। एंड हमेशा जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपना फंड्स का एलोकेशन इसी तरीके से रखें, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ रहा है कि वॉलेटिलिटी क्या चीज होती है और क्यों शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटाइल फंड में नहीं डालना है पैसे।